चिड़िया के दोनों बच्चों ने अपना भोजन ढूंढना सीख लिया था, इसलिए आज दोनों भाई बहन गुड़िया और कुकू अपनी मम्मा के बिना अकेले ही अपना भोजन लेने जा रहे थे। कुकू चिड़ा अपनी बहन गुड़िया से कहता है, गुड़िया बहन चले भी हमें देर हो रही है, जल्दी चलो, हमें खाना ढूंढने जाना है। अपने भाई की बात सुनकर गुड़िया हंसने लग जाती है। मम्मा मम्मा भाई को देखे कैसे बाहर जाने की बेचैनी है इन्हें। लेकिन गुड़िया बेटी, भाई ठीक ही तो बोल रहे हैं, जल्दी जाओगे तो दिन की रोशनी में भोजन लेकर घर वापस आ जाओगे, वरना देर हो जाएगी तो भोजन भी नहीं मिलेगा। फिर दोनों भाई बहन अपने घर से निकलते हैं। जंगल की दूसरी तरफ झरने के पास कुकू को एक झाड़ी में कुछ काले रंग के बीज दिखाई देते हैं। कुकू वहाँ रुक जाता है। मुझे भोजन मिल गया। गुड़िया बहन के बीज बहुत सुंदर दिख रहे हैं, ये जरूर स्वादिष्ट होंगे। कुकू भाई, मैंने मम्मा को कभी भी ऐसे काले रंग के बीज खाते हुए नहीं देखा। आप भी ये बीज ना खाएं, हम थोड़ा और आगे जाएंगे और हमें दाना मिल जाएगा। अरे गुड़िया, तुम जाओ, मैं तो खाऊंगा, मैं तो यही बीज खाऊंगा। कुकू चिड़ा अपनी बड़ी बहन की बात नहीं मानता और वो काले बीज पेट भरकर खा लेता है। गुड़िया को भी पास वाले पेड़ के नीचे दाना मिल जाता है। गुड़िया भी दाना खा लेती है। फिर इस तरह दोनों भाई बहन अपने घर वापस लौटते हैं। कुकू और गुड़िया की मम्मा घर में नहीं थी, वो नदी पर गई हुई थी। घर आते ही कुकू के गले में दर्द शुरू हो जाता है। कुकू कुकू भाई, क्या बात है? मुझे तुम ठीक नहीं लग रहे हो। गुड़िया बहन, मम्मा को ना बताना, मैंने वो काले बीज खाए थे। अब क्या हुआ? वो बीज अब तुम्हें क्यों याद आ रही है? गुड़िया, मेरे गले में बहुत दर्द है, शायद मेरा गला अंदर से जख्मी हो गया है। मैंने कहा था, मैंने आपको मना किया था, मगर आप हो कि किसी की बात नहीं मानते हो। उनकी मम्मा भी आ जाती है। गुड़िया चिड़िया भी चुप कर जाती है और कुकू भी। सुनो बच्चों, तुम दोनों ने दाना खा लिया या नहीं? हाँ मम्मा, हम दोनों ने दाना खा लिया है। अच्छा बेटा, रात हो गई है, आप दोनों सो जाओ। फिर दोनों बच्चे सो जाते हैं। आधी रात होती है जब कुकू उठकर बैठ जाता है। उसकी मम्मा सोई हुई थी। कुकू रोने लग जाता है। मम्मा मम्मा, मेरे गले में बहुत दर्द हो रहा है, मम्मा उठे, मुझे दवा दे। उसकी आवाज सुनकर गुड़िया चिड़िया भी उठ जाती है और उनकी मम्मा भी। अरे कुकू बेटा, क्या हुआ? ऐसा क्या खा लिया था आपने? दाना खाने से तो गला खराब नहीं होता। मुझे सच सच बताओ, आपने क्या खाया था? अपनी मम्मा की बात सुनकर कुकू चिड़ा डर जाता है और हड़बड़ाते हुए कहता है, नहीं नहीं मम्मा, गुड़िया बहन से पूछ ले, मैंने तो दाना ही खाया था। कुकू भाई, बहुत हो गया, अब मैं और झूठ नहीं बोल सकती मम्मा। कुकू भाई ने काले रंग के बीज खाए थे, मैंने इन्हें मना किया था, मगर इसने मेरी बात ही नहीं मानी और वो काले बीज खा लिए। अरे कुकू बेटा, वो काले बीज तो बहुत खट्टे होते हैं और इतनी खट्टी चीज खाने से जरूर आपके गले में इन्फेक्शन हो गया होगा। घर में कोई दवा भी नहीं है। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा, अब मैं क्या करूं? मगर कुकू तो रोए जा रहा था। ठीक है मम्मा, मैं सो जाता हूँ, आप भी सो जाए मम्मा। अब मैं कैसे सो सकती हूँ बेटा? आपके गले में दर्द है और मैं सो जाऊँ? अच्छा, मैं भी कुछ करती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया रात के समय ही अपने घर से निकलती है। अंधेरी रात थी। मम्मा चिड़िया जानती थी कि कुछ दिन पहले पड़ोसी कालू कौवे के बेटे ने भी वो काले बीज खा लिए थे, इसलिए मम्मा चिड़िया उनके घर जाती है और उनका दरवाजा खटखटाती है। तभी कालू की पत्नी सुंदरी उससे कहती है, अरे कालू देखो, दरवाजे पर कब से दस्तक हो रही है। अरे ये कौन आ गया इस समय, मैं देखता हूँ। फिर कालू कौवा दरवाजा खोलता है और टुनटुनी चिड़िया को देखकर हैरान रह जाता है। अरे टुनटुनी चिड़िया, तुम इतनी रात गए, क्या हुआ है? कालू भैया, मेरे कुकू का गला बहुत खराब है, गले में दर्द हो रहा है। क्या आपके पास कोई दवा है जिससे उसे आराम मिल जाए? अंदर से तभी सुंदरी कौवी भी आ जाती है। हाँ टुनटुनी चिड़िया, कल मैं डॉक्टर बुलबुल से अपने जग्गू के लिए दवा लाई थी। ये दवा तुम ले जाओ और इसे थोड़े गर्म पानी में मिलाकर कुकू को दे देना, वो ठीक हो जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुंदरी बहन, आप जैसे पड़ोसी ऊपर वाला सबको दे। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी।
अरे टुनटुनी चिड़िया, इसमें एहसान की क्या बात, कुकू भी मेरे बेटे जैसा है। फिर धन्यवाद बोलकर मम्मा चिड़िया अपने घर वापस उड़ती है। अंधेरे के कारण मम्मा चिड़िया कांटेदार पेड़ से टकराती है और गिर जाती है। उसके पंख में कांटे चुभ जाते हैं, मगर मम्मा चिड़िया हिम्मत करती है और फिर से उड़ती है और घर पहुंच जाती है। मम्मा चिड़िया अपने बेटे को दवा पिलाती है। मम्मा मम्मा आपके पंख से तो खून बह रहा है। हाँ गुड़िया बेटी, मैं कांटेदार पेड़ से टकरा गई थी, इसलिए मेरे चोट लग गई। कुकू भाई देख लो, ये सब आपकी वजह से हुआ है। ये सब सुनकर कुकू बहुत डरा हुआ था। मुझे माफ कर दे, मैं फिर से हमेशा बड़ी बहन का और आपका कहना मानूंगा, क्योंकि बड़ों का कहना मानने में ही हमारी बेहतरी है। सॉरी मम्मा। फिर मम्मा चिड़िया अपने बेटे को गले से लगा लेती है और सब मीठी नींद सो जाते हैं। उसके बाद से कुकू चिड़ा हमेशा अपनी माँ और बहन की बात मानता था और वो तीनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। ये अपने बच्चों की बताई हुई जगह पर पहुंची। वहाँ उसने देखा कि एक बिल्लू बिल्ला मिट्टू के दोनों बच्चों को एक पिंजरे में डाल रहा था। ये बहुत समय पहले की बात है। जंगल में बहुत ही सुंदर खूबसूरत बगीचा था। उस बगीचे में बहुत सारे पक्षी अपना घोंसला बनाकर अपने बच्चों के साथ रहते थे। उसी जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ आम के पेड़ पर घोंसले में रहती थी। उसी आम के पेड़ पर मिट्टू तोती भी अपने बच्चों के साथ रहती थी। एक दिन की बात है, टुनटुनी चिड़िया उदास अपने घोंसले में बैठी थी। टुनटुनी चिड़िया को उदास देखकर चमेली कौवी उसके पास आती है और कहती है, अरे टुनटुनी, क्या बात है, बड़ी उदास दिखाई दे रही हो। क्या बताऊं, अभी बच्चों ने जल्दी ही उड़ना सीखा है। 2-3 दिन से अकेले बाहर भी निकलने लगे हैं, पर आज इतनी देर हो गई, अभी तक वापस नहीं आए। परेशान क्यों होती हो, कभी न कभी तो बच्चों को बाहर निकलना ही था, घूम फिर कर वापस आ जाएंगे। थोड़ी देर बाद टुनटुनी चिड़िया ने चमेली कौवी से बोला, बहन तुम जरा मिट्टू तोती से बच्चों के बारे में पूछो तो, वो अपने बच्चों को लेकर अभी लौटी है। सुबह मैंने अपने पिंकी और गोलू को उसके बच्चों के साथ जाते देखा था। तुम खुद क्यों नहीं पूछ लेती हो? टुनटुनी उदास होकर बोली, तुम तो जानती हो वो मुझसे ठीक से बात भी नहीं करती, पता नहीं क्यों हर वक्त कटी कटी सी रहती है। हाँ, वो तो हम सबसे तुम्हारी बुराई करती फिरती है। उसे तुम्हारी मित्रता की बातें करना फूटी आँख नहीं भाता। कहती है तुम बेवकूफ हो, इसलिए सबकी मदद करती फिरती हो। छोड़ो, जाने दो, तुम बस मेरे बच्चे के बारे में उससे पूछ लो। चमेली कौवी ने नीचे झुककर तेज आवाज से मिट्टू तोती से बोली, अरे मिट्टू, तुमने क्या टुनटुनी के बच्चों को कहीं देखा है? सुबह तुम्हारे बच्चों के साथ निकली थी, अभी तक लौटी नहीं। हाँ क्या, मैंने क्या सबके बच्चों का ठेका ले रखा है? ऐसा क्यों कहती हो बहन, मैंने तो टुनटुनी को परेशान देखकर तुमसे पूछ लिया। इतना कहते ही चमेली कौवी के कानों में माँ माँ की आवाज सुनाई पड़ी। उसने सामने देखा तो टुनटुनी के बच्चे आ गए थे। बच्चों को देखते ही टुनटुनी की उदासी छू मंतर हो गई। वो अपने दोनों बच्चों को डांटने लगी, मैंने तुम लोगों को जल्दी वापस आने को कहा था ना, इतनी देर क्यों लगा दी? माँ, वहाँ पर ढेर सारे दोस्त मिल गए थे, हम उन्हीं के साथ खेलने लग गए थे। पर माँ, हमने तो मिट्टू मौसी से कह दिया था कि तुम्हें बता दें कि हम देर से आएंगे। उनके बच्चे भी हमारे साथ खेल रहे थे। थोड़ी देर पहले वह अपने बच्चों को लेने आई थी। इतना सुनते ही टुनटुनी आश्चर्य से बोली, क्या? चमेली कौवे भी सब सुन रही थी। उसे बहुत गुस्सा आया। वो बोली, रुको टुनटुनी, मैं अभी मिट्टू से पूछती हूँ। क्या फायदा बहन, फिर से कुछ उल्टा जवाब ही देगी। वैसे झगड़ा बढ़ाना कोई अच्छी बात भी नहीं है। मिट्टू तोते की हरकतों से उस पेड़ पर रहने वाले सभी पक्षी परेशान थे। सबसे ज्यादा तो वो टुनटुनी चिड़िया को ही परेशान कर रही थी। कुछ दिनों बाद की बात थी। मिट्टू शाम को घूम फिर कर जब अपने घोंसले में लौटी तो बाहर ही चमेली कौवी दिखी। वो बेचैनी से इधर उधर टहल रही थी। मिट्टू तोती पर नजर पड़ते ही बोली, अरे अरे मिट्टू, जल्दी चलो। मिट्टू चौंकते हुए बोली, कहाँ? चमेली कौवी घबराती हुई कहती है, तुम्हारे बच्चों को बिल्लू बिल्ला ने पकड़ लिया है। टुनटुनी तुम्हारे बच्चों को बचाने के लिए गई है, जल्दी चलो।
इतना कहकर मिट्ठू तोती तेजी से उड़ते हुए चल दी। पीछे पीछे चमेली कौवी भी उड़ते हुए उस तरफ चल दी। इधर टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों की बताई हुई जगह पर पहुंची। वहां उसने देखा कि एक बिल्लू बिल्ला मिट्ठू के दोनों बच्चों को एक पिंजरे में डाल रहा था। ये देखते ही टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों से बोली, बेटा चलो यही मौका है, हम सबको एक साथ इस बिल्लू बिल्ला के ऊपर पत्थर फेंकने होंगे। इससे वो घबराकर मिट्टू के बच्चों टिंकू पिंकू को छोड़ देगा, क्योंकि अगर एक बार उसने इन्हें पिंजरे में डाल दिया तो उन्हें छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। फिर जैसे ही बिल्लू बिल्ला उन्हें पिंजरे में डाल रहा था, उसी समय टुनटुनी और उसके बच्चों ने एक साथ उसके ऊपर नुकीले पत्थर ऊपर से फेंकने लगे। बिल्लू बिल्ला के हाथ से टिंकू पिंकू छूट गए। फिर टुनटुनी जोर से चीखी, चलो बच्चों भागो। इतना सुनकर सब तेजी से उड़ गए। अभी ये लोग थोड़ी दूर ही गए थे कि सामने से आते हुए मिट्ठू तोती और चमेली कौवी मिल गई। मिट्ठू ने बच्चों को गले से लगा लिया और मिट्ठू तोती रोने लगी और कहने लगी, लेकिन ये सब कैसे हुआ? माँ, हमें टुनटुनी मौसी ने बचा लिया, नहीं तो वह बिल्लू बिल्ला हमें पकड़ कर ले जा रहा था। उसके बाद टुनटुनी आगे की सारी कहानी सबको बताती है। उसकी बातें सुनकर मिट्ठू की आंखों से पश्चाताप के आंसू गिरने लगी। वो हाथ जोड़कर टुनटुनी से बोली, टुनटुनी मुझे माफ कर दे बहन, मैंने हमेशा ही तुम्हें गलत समझा, तुम्हें हमेशा भला बुरा कहती रही, तुम्हारे बच्चों को फूटी आँख देखना पसंद नहीं किया, फिर भी तुमने मेरे बच्चों की जान बचाई। ऐसा ना कहो, मेरी जगह कोई भी होता तो वो ऐसा ही करता। हर कोई ऐसा नहीं होता, मैं भी ऐसा नहीं करती। अब मैं समझ गई कि सब तुम्हारी प्रशंसा क्यों करते हैं। तुम दोनों यही बातें करती रहोगी या घर भी चलोगी? सब पक्षी अपने घोंसले में वापस आ गए। अब मिट्ठू पहले से बिल्कुल बदल चुकी थी। वो टुनटुनी के बच्चों के साथ साथ उस डाल पर रहने वाले सभी पक्षियों के बच्चों से प्यार करती थी। सारे पक्षी अब टुनटुनी की तरह मिट्ठू की भी प्रशंसा करते थे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा मिलजुल कर ही रहना चाहिए और दूसरों की भलाई करते रहना चाहिए। ये कहानी खरे भरे जंगल की है, जहाँ कई सारे पशु पक्षी अपना जीवन बसर कर रहे थे। उसी जंगल में एक वीरान घर था जो बरसों से खाली पड़ा हुआ था। पक्षियों जानवरों का कहना था कि ये घर एक भूतिया घर है, जिसमें बरसों पहले एक भूतिया बिल्ला रहता था। बस इसी डर से उस घर में ना तो कभी कोई पक्षी जाता था, न कोई जानवर। एक दिन की बात है, कालू को अपनी दुकान लगाए जंगल के चौराहे पर बैठा हुआ था। उसके पास कई सारे पक्षी फल खरीदने आए हुए थे। तभी वहाँ एक चोर बाज आता है। अरे वाह, इस कौवे के पास तो कितने ताजे ताजे फल हैं। चलो मौका अच्छा है, 2-4 फल चुरा ही लेता हूँ यहाँ से। हाँ, वो बाज चुपके से पक्षियों के पीछे जाता है और वहाँ से फल उठाने लगता है। तभी कालू को वो ये देख लेता है। अरे चोर चोर, देखो देखो, वो बाज ने मेरे फल चुरा लिए, पकड़ो उसे। ये सुनकर चोर बाज वहाँ से भागता है। उसके पीछे कालू कौवा और सारे पक्षियों जानवर भागने लगते हैं। चोर बाज जब पीछे मुड़कर देखता है, अरे बाप रे, ये तो पूरे जंगल के पक्षी और जानवर मेरे पीछे पड़े हैं। अरे भाग बेड़ूबाज यहाँ से, वरना इन सब ने पकड़ लिया तो भूत बना देंगे, भूत। वो चोर बाज पूरे जंगल में गोल गोल घूमने लगता है, पर वो सारे पक्षी और जानवर उस चोर बाज का पीछा करना नहीं छोड़ते। ये देखकर वो चोर बाज परेशान हो जाता है। अरे आज तू कहीं भी भाग जा, बस आज तो हम तुझे नहीं छोड़ेंगे, रुक जा रे। अरे इन पक्षियों को कोई दूसरा काम नहीं है क्या? अरे 1 घंटे से मेरे पीछे पड़े हैं। अरे कहाँ भागू रे, मैं अब कहाँ भागूं? तभी वो चोर बाज उस भूतिया घर में घुस जाता है, जिसे देखकर सारे पक्षी और जानवर वहीं रुक जाते हैं। अरे थक गए यार। अरे कहाँ गया वो चोरबाज? अरे उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, कहाँ गया? अरे बाप रे बाप, ये तो उस भूतिया घर में घुस गया है। अरे भागो यहाँ से। सारे पक्षी और जानवर वहाँ से भाग जाते हैं। देखते ही देखते रात हो जाती है। सारे पक्षी अपने घरों और घोंसलों में सोए हुए थे। तभी अचानक उस भूतिया घर में से भूतिया बिल्ला निकल कर आता है और वो चुपचाप चलते हुए उसी कालू के घोंसले में जाता है, जहाँ कालू और उसकी पत्नी सुंदरी दोनों आराम से सोए हुए थे। ये देखकर वो भूतिया बिल्ला उस कालू कौवे को एक जोरदार पंजा मारता है,
जिसके बाद कालू कौवा हड़बड़ाते हुए चिल्लाने लगता है। अरे बाप रे बाप, अरे मेरा मुंह है रे, अरे छोड़ दे, अरे छोड़, अरे क्या कर रहा है, अरे कौन है, अरे कौन है, कौन है? तभी वो भूतिया बिल्ला कालू कौवे के दोनों पैर पकड़ता है और उसे जोर जोर से पटकता जाता है। बचाओ, अरे बचाओ रे, मुझे बचाओ, अरे छोड़ो, अरे ये क्या कर रहे हो, अरे छोड़ो। वो भूतिया बिल्ला बिना कुछ कहे उस कालू कौवे को पटक पटक कर मारता है। कालू कौवा पूरा लहूलुहान हो जाता है। तभी वो भूतिया बिल्ला कालू कौवे को पकड़ता है और उसे भूतिया घर के अंदर ले जाता है। ये देखकर सुंदरी कौवी जोर जोर से रोने लगती है। अरे वो भूतिया बिल्ला कहाँ लेके चला गया मेरे पति को? अरे कोई तो बचाओ मेरे पति को। सुंदरी भी पूरी रात अपने घोंसले में बैठकर रोती रही। देखते ही देखते सवेरा हो जाता है। तभी सुंदरी कौवी आसपास के सारे पक्षियों को कल रात की घटना के बारे में बताती है। अरे वो चोरबाज भी उस भूतिया बिल्ला के घर में घुस गया था, वो भी जब से दिखा नहीं। और एक बार जो उस भूतिया घर में जाता है वो दोबारा जीवित लौटकर वापस नहीं आता। वो मैं नहीं जानती, पर वो भूतिया बिल्ला मेरे पति को कुत्ते की तरह पटक पटक कर मार रहा था और पता नहीं वो कहाँ लेके चला गया। कल रात से मेरे पति का कोई अता पता नहीं है। देखते ही देखते रात हो जाती है। तभी भूतिया बिल्ला फिर से उसी भूतिया घर के अंदर से बाहर आता है और वो मिट्टू तोते के घोंसले में जाता है। मिट्टू तोता उस समय अपने घोंसले में अकेला था। अरे भूतिया बिल्ला, अरे बचाओ, बचाओ। तभी वो बिल्ला मिट्टू तोते की गर्दन मुंह में दबाकर उस तोते को भी पकड़कर अपने भूतिया घर में ले आता है। उसके बाद अंदर क्या होता है ये किसी को नहीं पता। देखते ही देखते कई दिन गुजर जाते हैं। वो भूतिया बिल्ला रोज रात को जंगल में आने लगा और एक एक कर पक्षियों को पीट कर उस भूतिया घर में ले जाने लगा। अब जंगल से कुछ पक्षी और जानवर कम होने लग गए थे। कुछ समय बाद रात के समय जंगल में किसी पक्षी की शादी हो रही थी। वहाँ जंगल के सारे पक्षी मौजूद थे। अरे वाह, आज तो क्या मजा आ रहा है यार, कितने बढ़िया बढ़िया पकवान खाने का मजा मिल रहा है आज तो। हाँ। अरे ओ बंटी, तुम्हें मजा शादी का नहीं बल्कि खाने का आ रहा है। अरे कितना खाओगे, एक दिन खा खा कर फट जाओगे। खबरदार, अगर मेरे भोजन के बारे में कुछ उल्टा सीधा कहा ना तो। अरे बकवास बंद करो दोनों अपनी, कब से दिमाग का दही किए बैठे हो। अरे हम यहाँ शादी में आए हैं, वो दूल्हा टुन्नू चिड़ा कहाँ है? सारे पक्षी टुन्नू चिड़ा को तलाश करने लगते हैं, पर तभी वहीं एक पेड़ पर टुन्नू चिड़ा रोते हुए सारे पक्षियों को चिल्लाते हुए आवाज लगाता है, जिसे उसे भूतिया बिल्ला ने पकड़ रखा था। अरे मुझे बचाओ रे, अरे ये भूतिया बिल्ला ने मुझे पकड़ लिया, अरे मुझे बचाओ, बचाओ। सारे पक्षी ये देखकर हक्का बक्का रह जाते हैं। ओए भूतिया बिल्ला, छोड़ इस चिड़े को, अरे आज उसका ब्याह है, छोड़ उसे। तभी वो भूतिया बिल्ला उस चिड़े को पकड़कर उसे भूतिया घर के पास ले आता है और अंदर चला जाता है। ये देखकर सारे पक्षी और जानवर भी उस भूतिया घर के पास आते हैं। भूतिया बिल्ला मेरे पति कालू को भी इस भूतिया घर में लेके चला गया है, कोई तो बचाओ। तभी उस भूतिया घर से एक भयानक भूतिया बिल्ला बाहर आता है। ये देखकर सारे पक्षी और जानवर हक्का बक्का रह जाते हैं। अरे बाप रे, ये तो बहुत भयानक बिल्ला है। आज कितने सारे शिकार यहाँ आ गए, वाह, आज तो पेट भरकर खाना खाऊंगा। तभी वो भूतिया बिल्ला सारे पक्षियों पर हमला कर देता है और एक एक को मारकर खाने लगता है। तभी टुनटुनी चिड़िया मौका देखकर भूतिया घर में आग लगा देती है। टुनटुनी, मैं दोबारा आऊंगा और सबसे पहले तुझे खाऊंगा। भूतिया घर जलकर भस्म हो जाता है और उसके साथ ही भूतिया बिल्ला का सर्वनाश हो जाता है। फिर सभी पक्षी खुशी खुशी रहने लगते हैं। टुनटुनी चिड़िया अपनी झोपड़ी के अंदर एक कोने में सिकुड़कर बैठी हुई है। उसे बहुत ठंड लग रही है। घोंसले में उसका पति कालू और उसकी एक बेटी भी है। वो सभी ठंड के मारे तड़प रहे हैं। टुनटुनी, इस साल कुछ ज्यादा ही ठंड पड़ रही है। हाँ जी, पता नहीं हम जिएंगे कैसे। टुनटुनी चिड़िया की बेटी ठंड के मारे रो पड़ती है, लेकिन टुनटुनी चिड़िया के पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे वो अपनी बेटी की ठंड दूर कर सके, क्योंकि वो पक्षी बहुत गरीब है। कालू कौवा टुनटुनी
दोनों मजदूरी करते हैं। उन दोनों को ज्यादा पैसे भी नहीं मिलते, इसलिए वो लोग एक झोपड़ी में रहते हैं और झोपड़ी में कुछ कुछ दिन बहुत बुरे तरीके से बीतते हैं। आज भी वैसा ही एक दिन है। इतने में बाहर पुलिस की गाड़ी घोषणा करते हुए जाती है। सुनो सुनो सुनो, सब लोग, शहर में आज बर्फ की बारिश होने की संभावना है। सब पक्षी अपने अपने घर के अंदर घुस जाएं, नहीं तो जान को खतरा हो सकता है। ये सुनने के बाद टुनटुनी चिड़िया घबरा जाती है। बर्फ? इस जंगल में तो कभी बर्फ की बारिश नहीं हुई। ये सब हमारा ही किया धरा है टुनटुनी, हमारे पापों की वजह से ही ये सब हो रहा है। इस जंगल में इससे पहले कभी बर्फ नहीं गिरी। इतने में बहुत ज्यादा हवा चलने लगी, मौसम बिगड़ता चला गया और बर्फ की बारिश शुरू हो गई। ये लो, शुरू हो गई बर्फ की बारिश। अब ठंड और बढ़ेगी। चारों तरफ बर्फ गिरने लगी, रास्ते बर्फ की तरह सफेद हो गए। टुनटुनी के झोपड़ी की छत पर बहुत बर्फ जमा हो गई थी और उसी की वजह से छत टूट पड़ी। टुनटुनी और कालू कौई ने किसी तरह खुद को बर्फ में दब जाने से बचा लिया, लेकिन टुनटुनी की छोटी बेटी वहाँ बर्फ के नीचे दब गई। टुनटुनी रोते हुए अपनी बेटी को ढूंढती रही, कालू भी अपनी बेटी को ढूंढता रहा। वो दोनों बर्फ को खोदने लगे, लेकिन तब तक वहाँ बर्फ का ढेर लग गया था, इसलिए वो लोग उस बच्ची को ढूंढ ही नहीं पाए। हाय मेरी बच्ची कहाँ है तुम? मेरी बेटी, अब मैं क्या करूँगी तेरे बिना? उसी वक्त वहाँ से एक पुलिस की गाड़ी गुजर रही थी। टुनटुनी उड़कर उस गाड़ी के सामने चली गई। रुकिए साहब, रुकिए। पुलिस की गाड़ी रुक गई और उसमें से एक पुलिस वाला बाहर निकला। क्या है, हमारा रास्ता क्यों रोक लिया? साहब, मेरी बेटी बर्फ के अंदर दब गई है, हम उसे ढूंढ नहीं पा रहे हैं। दया करके मेरी बेटी को ढूंढ दीजिए। कहाँ रहती है तू? वो उस टूटी झोपड़ी में। अच्छा, तू यहाँ गैर कानूनी तरीके से रहती थी? अब तो हम तेरी मदद नहीं कर सकते। अरे साहब, हम लोग गरीब हैं, कानून की समझ हमें कहाँ है। रहने के लिए थोड़ी जगह मिल जाए वही बहुत है। ज्यादा पटर पटर मत कर कलुए, मैं अभी तुम दोनों को जेल में डाल सकता हूँ। भला चाहती है तो यहाँ से भाग जा, नहीं तो तुम दोनों भी बर्फ में दबकर मारे जाओगे। पुलिस की गाड़ी चली गई। टुनटुनी, जो होना था वो हो गया, अब चलो यहाँ से। दोनों वहाँ से निकल पड़े और तेज बर्फ गिरने लगी। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी के शोक में रोती रही। कालू कौवे ने ठंड से कांपते हुए कहा, हम लोगों को तुरंत एक जगह ढूंढनी पड़ेगी, नहीं तो हम दोनों के दोनों मारे जाएंगे। टुनटुनी। कालू ने बहुत ढूंढा, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। कुछ देर उड़ने के बाद उसने देखा कि रास्ते में एक बड़ा सीमेंट का पाइप पड़ा है। वो देखो एक पक्का पाइप है। चलो हम दोनों उसी के अंदर जाकर सोते हैं, कम से कम वहाँ बर्फ तो नहीं आएगी। दोनों उस पाइप के अंदर जाकर सो जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया भी रो रही है। कालू कहता है, टुनटुनी, ये शौक मनाने का समय नहीं है, अभी हम दोनों को जिंदा रहना है। अगली सुबह वो खाना ढूंढने लगे और एक बड़े घर की ओर चल दिए। कालू ने देखा कि मालिक अपने घोंसले में कंबल ओढ़ के सो रहा है। मालिक उठिए ना, मेरी पत्नी और मैं कई दिन से भूखे हैं, कुछ खाने को दे दो। मालिक गुस्सा हो गया। हाँ, कौन है रे तू? कौन है? चल जा यहाँ से और मुझे सोने दे। इस ठंडे ठंडे मौसम में कंबल ओढ़कर मस्त नींद आ रही है। तेरा दिन अच्छा है, आज मेरा पेट भरा हुआ है, वरना तुझे भी भून कर खा जाऊंगा। चल जा यहाँ से। जिगरबाज सो गया। वो दोनों वहाँ से चले गए। कुछ देर उड़ने के बाद टुनटुनी चिड़िया देखती है कि करीब 5 साल की एक नन्ही चिड़िया एक डाल पर बैठकर ठंड से कांप रही है। उसे इस हालत में देखकर टुनटुनी चिड़िया को बहुत दया आती है। वो बच्ची ठंड से कांप रही है, मेरी बेटी अगर जिंदा होती तो मैं क्या उसके लिए कुछ नहीं करती? ये बोलकर टुनटुनी चिड़िया उसके पास गई। तुम कौन हो और यहाँ अकेली क्या कर रही हो? मेरा नाम बुलबुल है। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मैं फुटपाथ पे रहती थी, अब पता नहीं मैं क्या करूं। क्या आप मुझे अपने साथ ले चलेंगी माँ? उसके मुंह से माँ पुकार सुनकर टुनटुनी चिड़िया का मन पिघल गया। उसने रोते हुए कहा, हाँ बेटी, तू तो मेरी बेटी जैसी है। चल बेटी, मेरे साथ चल। टुनटुनी चिड़िया उसे साथ लेकर उड़ने लगी, लेकिन टुनटुनी चिड़िया को भी क्या पता कि वो कहाँ जा रही है। उसे तो बस एक घर की तलाश है। कुछ देर बाद बर्फ गिरनी बंद हो जाती है, लेकिन अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। इतनी ठंड में बारिश की एक एक बूंद सुई की तरह चुभने लगी।
पता नहीं आज भगवान का क्या इरादा है। शायद हम जैसे गरीब पक्षियों को पृथ्वी से उठाना है। हम इतनी गंदगी जो फैलाते हैं ना। नहीं, भगवान पर भरोसा रखिए, वो कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं चाहते हैं। वो सब कुछ ठीक कर देंगे। कैसे ठीक कर देंगे बेटी? मेरी खुद की बच्ची बर्फ तले दबी पड़ी है, क्या भगवान उसे लौटा सकेंगे? भगवान के लिए असंभव कुछ भी नहीं है। भगवान पर भरोसा रखिए। कुछ देर चलने के बाद बुलबुल ने कहा, माँ, मैंने कल से कुछ भी नहीं खाया है। मुझे बहुत भूख लग रही है। भूख? मगर अभी मुझे खाना कहाँ मिलेगा? ठीक है बेटी, रुक जा, मैं खाने को कुछ बंदोबस्त करती हूँ। हमने भी तो कल से कुछ भी नहीं खाया। टुनटुनी खाना ढूंढने लगी। ढूंढते ढूंढते उसे एक बड़ा सा घर दिखा। लगता है अमीर पक्षी का घर है जहाँ हमें खाना मिल सकता है। टुनटुनी चिड़िया उस घर का दरवाजा खटखटाने लगी। एक तोते ने दरवाजा खोला। क्या चाहिए यहाँ? कुछ खाना चाहिए साहब, हम सब बहुत भूखे हैं। तो मैं क्या करूँ? हाँ, भाग जा यहाँ से। उस तोते ने टुनटुनी चिड़िया के मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। टुनटुनी चिड़िया ने देखा उस घर के पास एक छोटा सा गोदाउन है और उसके अंदर बहुत सारी खाने की सामग्री रखी हुई है। इनके पास भगवान का दिया सब कुछ है, लेकिन फिर भी हम जैसे गरीबों को खाना देने से इनकार कर दिया। ये गलत है। ये बोलकर टुनटुनी उस गोडाउन की खिड़की से उसके अंदर घुस गई और वहाँ से खाना निकालकर सबके साथ खाने लगी। उस तोते ने ये देख लिया और पुलिस को बुला लिया। वहाँ पुलिस आ गई और टुनटुनी को पकड़ लिया। ये वही पुलिस है जिनसे टुनटुनी ने अपनी बेटी को बचाने के लिए हाथ पैर जोड़े थे। तुझे वहाँ से भगा क्या दिया? अब तू यहाँ चोरी कर रही है? चल, तुझे अभी सबक सिखाता हूँ। साहब, हम गरीब पक्षी हैं, हमें छोड़ दीजिए। लेकिन उस पुलिस ऑफिसर ने कोई बात नहीं सुनी। वो अपने डंडे से टुनटुनी चिड़िया और बाकी सभी को मारता रहा। सभी चिल्लाने लगे और तभी वहाँ एक चमत्कार हो गया। बुलबुल माँ दुर्गा में बदल गई। माँ दुर्गा को देखकर सभी चौंक गए। दुर्गा माँ, आप यहाँ? हाँ, मैं धरती लोक पर असली पक्षियों की पहचान करने आई थी और देखा कि इंसानियत तो सिर्फ गरीबों में जिंदा है, बाकी सब लोग जानवर बन गए हैं। टुनटुनी चिड़िया, तुझमें मुझे असली इंसान दिखा, इसलिए मैं तुझे तेरी बेटी वापस देना चाहती हूँ। ये बोलकर दुर्गा माँ अपनी जादुई शक्ति से टुनटुनी चिड़िया की बेटी को वापस ले आई। अपनी बेटी को पाकर टुनटुनी चिड़िया खुशी के आंसू रो पड़ी। बेटी, मेरी बेटी, मेरी आँखों का तारा। और मैं ये वरदान देती हूँ कि तेरे पास बहुत सारे पैसे आएंगे। इसके बाद से सर्दी में तुझे घर से बाहर नहीं रहना पड़ेगा। दुर्गा माँ अमीर तोते और उस पुलिस ऑफिसर से उन लोगों का सारा धन दौलत छीन लेती है। उन पक्षियों को सबक मिल जाता है। टुनटुनी चिड़िया अमीर हो जाती है। ढोलकपुर नामक एक गांव में कालू नाम का एक कौवा रहता था। कालू बहुत ही खुश मिजाज किस्म का कौवा था। कालू कौवा बाकी पक्षियों की तरह ही था, मगर उसकी लंबाई बहुत कम थी। वो बौना था। कई बार पक्षी कालू कौवे की कद की वजह से उसका मजाक उड़ा दिया करते थे, मगर कालू कौवा उन लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देता था। अरे भाइयों, हाँ तुम सभी यहाँ चाय पीने आते हो या लड़ाई करने आते हो? अभी मैं तुम पक्षियों को हंसाता हूँ, फिर तुम सभी लड़ना तो एकदम बंद ही कर दोगे, वो भी अभी के अभी। क्या रे कलुआ, हैं? कैसन हो? तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। अब तनिक कुछ मस्त सा सुनाई दो। ये सबका शांति के खातिर दिमाग का दही हुई गवाह है। अरे भैया जी, क्यों परेशान होते हैं? अब आपका कलुआ आ गया है ना, ये लीजिए कलुआ की तरफ से एकदम तड़कता फड़कता शानदार चुटकुला। तो एक बार की बात है, एक पत्नी अपने पति से कहती है कि अजी सुनते हो, पड़ोस की मीना की बेटी को 100 में से 99 नंबर मिले हैं। इस पर पति पूछता है, अच्छा फिर 1 नंबर कहाँ गया? ये सुन पत्नी कहती है कि वो नंबर अपना चिंटुआ लेकर आया है। कालू के चुटकुलों को सुन सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। ए वाह भाई वाह, कालू चुटकुला सुन के तो मजा ही आ गया। अब इसके बाद कुछ दूसरा सुना दो। ठीक है, आप लोगों की खिदमत में मैं कालू एक प्रश्न पेश करने जा रहा हूँ। तो सुनो, एक पत्नी अपने पति से चॉकलेट छिपाकर सबसे ऊंची रैक पर रख देती है। पति ये देख लेता है, मगर लाख चाहने पर भी उसे चॉकलेट नहीं मिल पाती। बताओ क्यों? अरे बाबा रे, उतना तो मालूम ही नहीं है, तू ही बता। अरे भैया जी, उसके पति की इतनी लंबाई ही नहीं थी कि वो वहाँ तक पहुँच पाता।
मतलब वो तेरी तरह बोना था। ये सुनकर कालू कौवा बहुत दुखी हो जाता है। सभी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और जोर जोर से हंसने लगते हैं। अच्छा ठीक है, अब हम चलते हैं। क्या रे कालू, तू भी ना जैसा खुद है वैसा प्रश्न करता है। कालू कौवा उदास होकर अपने घर आ जाता है। मैं हमेशा गांव वालों के मजाक को मजाक में ही लेता हूँ, मगर ये सभी हर वक्त मेरे कद का मजाक बना देते हैं। खैर छोड़ो, इन सब बातों पर ध्यान देने से अच्छा है मैं कोई और काम कर लेता हूँ। कालू कौवा चाहे कितना भी गांव वालों के साथ घुल मिलकर रहता, मगर सभी एक मौका नहीं छोड़ते थे उसके कद का मजाक उड़ाने में। गांव वालों के ऐसे व्यवहार के कारण अब कालू कौवा उनसे कटा कटा रहने लगा। इन लोगों के साथ अच्छा रहकर कोई फायदा नहीं है, अब मैं इनको सबक सिखा कर रहूँगा। फिर कालू कौवा सभी पक्षियों के घर चोरी करने की सोचता है। आधी रात में मुंह पर काला कपड़ा बांधकर कालू कौवा चोरी करने निकलता है। जब सभी गांव वाले मेरा मजाक उड़ाने से पहले नहीं सोचते तो मैं क्यों उनके घर पर चोरी करने से पहले सोचूं? शांति से जाता हूँ और चोरी करके आता हूँ। कालू कौवा चुपके से एक घर में घुस जाता है। सभी सो रहे थे। कालू कौवा धीरे धीरे सामान चुराता है और अपने झोले में रखता है और वहाँ से भाग जाता है। अगली सुबह गांव में हल्ला हो गया कि गांव में चोर घुस आया है। अब मुझे खुशी मिल रही है, अब ये भी परेशान हो रहे हैं। अब तक तो ये सिर्फ मुझे ही परेशान करते थे, अब मैंने भी इनको सबक सिखा दिया। एक दिन कालू कौवा चोरी किया सारा सामान लेकर अपने घर जा ही रहा होता है कि तभी उसे टुनटुनी चिड़िया देख लेती है और वो कालू कौवे का पीछा करने लगती है। कालू कौवा हड़बड़ाहट में दरवाजा जल्दी से बंद कर देता है। अगली सुबह भी टुनटुनी चिड़िया कालू को सुबह सुबह सामान लेकर हड़बड़ी में आती देखती है। ऐसा कई दिनों तक होता है, तब जाकर टुनटुनी चिड़िया को कालू पर शक होना शुरू हुआ। ये हर रोज कुछ सामान लेकर हड़बड़ी में आता है और हर रोज गांव में भी चोरी हो रही है। कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। आधी रात में कालू घर से बाहर आया। टुनटुनी चिड़िया भी उसका पीछा करने लगी। कालू कौवे घर में गया और सामान चोरी किया। तभी टुनटुनी चिड़िया ने उसे पकड़ लिया। छोड़ दो मुझे, देखो मुझसे मत उलझो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। शोर सुनकर सभी पक्षी इकट्ठा हुए। सरपंच भी आ गए। देखिए सरपंच जी, मेरा शक सही था, कालू कौवा ही गांव में चोरी कर रहा था। टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे के मुंह से काला कपड़ा हटा देती है। कालू कौवे को देख सभी हैरान रह जाते हैं। तुम तो बहुत अच्छे कौवे थे, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। हाँ सरपंच जी, आपने बिल्कुल सही कहा, मैं बहुत अच्छा कौवा था, मगर इन गांव वालों ने मुझे बहुत बुरा कौवा बनने पर मजबूर कर दिया। मैं मानता हूँ मेरा कद छोटा है, मैं बौना दिखता हूँ, मगर इसमें मेरी क्या गलती। सभी गांव वाले एक मौका नहीं छोड़ते थे मेरा मजाक उड़ाने का। मैं तो हमेशा इन्हें हंसाता था, इनकी मदद करता था, मगर ये तो हमेशा मेरे कद का मजाक उड़ाने में लगे रहते थे। मगर तुमने चोरी क्यों की? सरपंच जी, मैंने इन सभी से बदला लेने के लिए चोरी करना शुरू किया था। जितना इन लोगों ने मुझे परेशान किया था, उतना ही मैं भी इन्हें परेशान करना चाहता था। सरपंच जी, आप इसकी बातें क्या सुन रहे हैं? तुरंत इसे कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। चुप हो जाइए आप सभी। आज आप लोगों के वजह से एक अच्छे पक्षी को बुरा बनना पड़ा और आप पक्षी चाहते हैं कि मैं इसे कड़ी से कड़ी सजा दूं। अगर इसका कद छोटा है, ये बौना है, तो इसमें इसकी क्या गलती? कालू, तुम भी आज से चोरी करना छोड़ दो और कोई भी तुम्हारा मजाक उड़ाए तो मुझे बताना। इस तरह सभी गांव के पक्षी कालू का मजाक उड़ाना छोड़ देते हैं। ये कहानी जंगल में रहने वाली टुनटुनी चिड़िया की है, जिसके संसार में कोई नहीं था और ना ही उसका कोई घर था। वो दिन भर जंगल की सैर करती थी और रात में एक पेड़ की डाली पर बैठकर पूरी रात गुजार लिया करती थी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया एक पेड़ पर बैठी रो रही थी। तभी उसके पास एक कालू कौवा आता है। क्या हुआ चिड़िया बहन, आप इतना रो क्यों रही हो? कौवे भाई, इस जंगल में जितने पक्षी हैं, सबके अपने अपने घोंसले हैं, पर मैं ही एक ऐसी चिड़िया हूँ जिसका कोई घर नहीं है, ना ही मेरा कोई परिवार है। चिड़िया बहन, आप एक घोंसला क्यों नहीं बना लेती हो?
कौवे भाई, मैंने कितनी बार अपना घोंसला बनाया, पर हर बार कोई न कोई पक्षी आता था और मेरा घोंसला तोड़कर चला जाता था, क्योंकि जंगल के सारे पक्षी मुझे मनुष्य पक्षी समझते हैं। कहते हैं मेरा इस संसार में कोई नहीं है, इसलिए मैं एक मनुष्य पक्षी हूँ। चिड़िया बहन, आप मेरे घोंसले के पास अपना एक घोंसला बनाइए, मैं देखता हूँ आपका घोंसला कौन तोड़ता है। टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे की सहायता से अपना एक घोंसला बना लेती है और वो उसी घोंसले में रहने लगती है। थोड़े समय बाद जंगल के सारे पक्षी वहाँ प्रकट होते हैं और वो चिड़िया का बना घोंसला तोड़ देते हैं। ये तुम सबने क्या किया? क्यों इस चिड़िया का घोंसला तोड़ दिया? कौवे, तुझे पता नहीं है क्या? इस मनहूस पक्षी को इस जंगल में रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं मानता हूँ कि इस चिड़िया का इस संसार में कोई नहीं है और ये जहाँ भी अपना घोंसला बनाती है उस जगह पर मनहूसियत ही छा जाती है। पर ये सारी बातें सिर्फ अंधविश्वास वाली बातें हैं। कौवे, तुम हमें ज्ञान मत दो, हम अच्छा बुरा बखूबी समझते हैं। इस चिड़िया को हम जंगल में घर नहीं बनाने देंगे। तभी एक तूफान आता है और तेज बारिश होने लगती है। उस तूफान में सारे पक्षियों के घोंसले टूट जाते हैं। मेरा घोंसला तो पूरा टूट गया, अब मैं कहाँ रहूँगा? अरे ये क्या होगा बा? ये तो जंगल के सारे पक्षियों के घोंसले टूट गए। मैंने पहले ही कहा था ना, इस मनहूस चिड़िया को इस जंगल में घर मत बनाने दो। देखो, इसके घर बनाने से कैसे सारे पक्षियों के घर मनहूसियत छा गई। इस मनहूस चिड़िया के कारण ही हम सब पक्षियों के घर टूट गए हैं। अब यही टुनटुनी चिड़िया कल हम सबके घोंसले बना कर देगी, वरना हम सब पक्षी तुम्हें जान से मार देंगे। मैं अकेले इतने सारे पक्षियों का घर कैसे बना सकती हूँ? हम सब पक्षियों के घर तुम्हारी मनहूसियत के कारण टूटे हैं। अब तुम ही हम सब के घर बनवा कर दोगी, वरना हम सब तुम्हें मार देंगे। और अगर जंगल के किसी भी पक्षी ने तुम्हारी सहायता करने की हिम्मत की तो हम सारे पक्षी मिलकर उसे बहुत दर्दनाक सजा देंगे। जंगल के सारे पक्षी ये बात सुनकर बहुत घबरा जाते हैं। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया अकेले ही कई सारी लकड़ियाँ जमा करने लगती है। अब तक सिर्फ आधी ही लकड़ियाँ जमा हुई हैं। अभी आधी लकड़ियाँ कब जमा होंगी? कब मैं पक्षियों के लिए घर बनाऊंगी? तभी तोताराम वहाँ आता है। तू मनहूस चिड़िया, सबसे पहले मेरा घोंसला बना और मजबूत लकड़ियों से बना। बेचारे टुनटुनी चिड़िया डरते डरते तोताराम का घोंसला बनाने लगती है। टुनटुनी चिड़िया ने जितनी लकड़ियाँ जमा की थी उन सब लकड़ियों से तोताराम का घोंसला बना देती है। तोताराम, तुम्हारा ये घोंसला बनकर तैयार हो चुका है। तभी कबूतर वहाँ प्रकट होता है। तुम सब अभी तक यहीं हो? चिड़िया, चलो, मेरा घोंसला बनाना है। हाँ हाँ कबूतर भाई, बस मैं थोड़ी लकड़ियाँ जमा कर लूँ, फिर आपका भी घोंसला बना देती हूँ। मैंने जितनी लकड़ियाँ जमा की थी उन लकड़ियों में तोताराम का घोंसला बन गया। तुरंत लकड़ियाँ जमा करके मेरा घर बनाओ, वरना मैं तुम्हें मारूंगा। टुनटुनी चिड़िया उड़ते हुए जंगल से लकड़ियाँ लाने चली जाती है। काफी दिक्कतों के बावजूद टुनटुनी चिड़िया फिर से कई सारी लकड़ियाँ जमा करती है और वो गबरू कबूतर का भी घोंसला बना देती है। टुनटुनी चिड़िया इतनी थक जाती है कि उसका शरीर कांपने लगता है। यूं ही रात हो जाती है। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया मनी मन सोचने लगती है, चलो, जंगल के सारे पक्षियों के घर तो बन गए, अब सिर्फ कालू भाई का घर बचा है। चलो, अब इतनी ही लकड़ियाँ बची हैं, मैं अब कालू कौवे का घोंसला बना देती हूँ। चिड़िया बहन, आप बहुत थक गई हो, आप रहने दीजिए, मैं खुद अपना घोंसला बना लूंगा। आप थोड़ा विश्राम कर लीजिए, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। कौवे भाई, इस पूरे जंगल में केवल आप ही हो जो मेरी तकलीफ को समझते हो। आपकी इतनी दरिया दिली और हमदर्दी देखकर मुझे अपने पिता की याद आ गई। यूं ही शाम हो जाती है। सारे पक्षी अपने अपने घोंसले में रहने लगे। तभी कालू कौवा जंगल के सारे पक्षियों को एक जगह जमा करता है। क्या हुआ कौवे, तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? जंगल के सारे पक्षियों, तुम सबने कहा था उस टुनटुनी चिड़िया ने यहाँ अपना घर बनाया तो सारे पक्षियों पर मनहूसियत आ गई। पर अब तो उस टुनटुनी चिड़िया ने अपने ही हाथों से जंगल के सारे पक्षियों का घोंसला बनाया। अब तो कोई मनहूसियत नहीं आई इस जंगल पर। सारे पक्षी ये बात सुनकर हैरान हो जाते हैं। हाँ, ये बात तो सही है।
कौवे भाई, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हमने उस मासूम चिड़िया पर बहुत जुल्म अत्याचार किया है। हमें टुनटुनी चिड़िया से क्षमा मांगनी होगी। कहाँ है टुनटुनी चिड़िया? मैंने टुनटुनी चिड़िया पर बहुत जुल्म किया है। मैंने उसे बहुत सताया है। मैंने ही सबसे ज्यादा टुनटुनी चिड़िया को परेशान किया है। उसे मनहूस कहकर उसका कितना अपमान किया है। अगर आज मैंने टुनटुनी चिड़िया से क्षमा नहीं मांगी तो मैं अपने आप को कभी जीवन भर क्षमा नहीं कर सकूंगा। अब पछताने से क्या फायदा? टुनटुनी चिड़िया तो इस जंगल से चली गई। उसने मुझसे कहा कि अब वो दोबारा कभी यहाँ वापस नहीं आएगी। मैंने टुनटुनी चिड़िया को रोकने की कोशिश की, पर वो इस जंगल से हमेशा हमेशा के लिए चली गई है। तुम सब पक्षियों ने उस टुनटुनी चिड़िया के साथ अच्छा नहीं किया। उस मासूम चिड़िया को बहुत सताया है तुमने। जंगल के सारे पक्षियों को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। सारे पक्षी टुनटुनी चिड़िया को तलाश करने लगते हैं, पर टुनटुनी चिड़िया का कोई पता नहीं चलता और जंगल के सारे पक्षी सदा के लिए टुनटुनी चिड़िया के गुनहगार बनकर रह गए और ये बात एक कहानी बनकर रह गई। श्रीनगर गांव में कालू नाम का कौवा रहता था। उसके पास गांव का सबसे बड़ा खेत था। वो अपने खेत में गेहूं, चावल और विभिन्न सब्जियों की फसल उगाता था। उसके खेत तो जैसे सोना उगलते थे। वो अति आधुनिक उपकरणों का प्रयोग करके खेती किया करता था, पर इतने बड़े खेत के मालिक का दिल बहुत ही छोटा था। कालू कभी किसी की 1 रुपए की भी सहायता नहीं कर सकता था। एक दिन की बात है, मालिक मेरी मजदूरी दे दीजिए। अरे कैसी मजदूरी? अरे अभी तक महीना कहाँ पूरा हुआ है? मालिक 2 महीने होने को आए हैं, आपने मेरे पैसे नहीं दिए। अच्छा ठीक है, कल ले लेना अपनी मजदूरी। कालू किसान के खेत पर काम करने वाले मजदूर पक्षी और चिड़ियाएं हमेशा परेशानी रहते थे। कालू कभी भी किसी को समय पर तनख्वाह नहीं देता था और तो और कालू उनकी तनख्वाह काटने के भी बहाने ढूंढा करता था। एक दिन उसके खेत के सभी मजदूर आपस में बात कर रहे थे। अरे क्या बताऊं भाइयों, ये कालू किसान तो बहुत ही दुष्ट है। अरे 2 महीने से मेरी मजदूरी के पैसे नहीं दिए और आज भी टाल गया। मेरे बच्चे बहुत बीमार थे, इसलिए मैं कल थोड़ी देर से काम पर आई और इस बात के लिए उसने मेरे आधे दिन की तनख्वाह काट ली। मेरे पिताजी की तबीयत खराब थी और मैं तो एडवांस मांगने गया था, पर वो साफ मुकर गया। मुसीबत में हम जिनके घर काम करते हैं उनसे सहायता नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? इसी प्रकार सभी कालू सेठ के विषय में बातें कर रहे थे। तभी वहाँ गांव के पंडित तोताराम आए। क्या बात है, तुम सब इतने परेशान क्यों हो? हम सब कालू सेठ के बारे में बात कर रहे थे। वो हम सबका बहुत पैसा काटता है और पगार भी टाइम पर नहीं देता। अरे उसे किसी दिन मेरे पास भेजो, मैं उसे सुधार दूंगा। सच पंडित जी, तब तो कल ही मैं उसे आपके पास भेजता हूँ। अगली सुबह बंटी कबूतर कालू के पास मिठाई का डब्बा लेकर गया। अरे मालिक, आज मैं बहुत खुश हूँ, इसीलिए मैं आपके लिए मिठाई लाया हूँ। अच्छा, ऐसा क्या हो गया जो तू इतना खुश है? तोताराम ने मेरे बारे में एक भविष्यवाणी की थी, वो सच हो गई। मुझे मेरे घर में मेरे पुरखों का धन मिल गया है। अब मेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अच्छा, अब तो मैं भी उनसे अपना भविष्य पूछूंगा। तुरंत ही कालू सेठ तोताराम के पास पहुंचा। अरे तोताराम जी, मैंने सुना है कि आप सबका भविष्य बता सकते हैं। क्या मुझे भी मेरा भविष्य बता देंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। पहले दक्षिणा स्वरूप 1001 रुपया तो दो। अरे ये तो बहुत ज्यादा है। अरे लाभ भी तो बहुत ज्यादा होगा, तुम्हारे सारे पैसे वसूल हो जाएंगे। कालू ने तुरंत 1000 रुपए तोताराम को दिए। तोताराम ने उसका हाथ देखा। अरे कालू, तुम्हें अपने पूर्वजों का बहुत बड़ा खजाना मिलने वाला है, पर उसे प्राप्त करने में एक बाधा आ रही है। क्या बाधा है पंडित जी? तुम्हारे पूर्वज तुमसे नाराज हैं। तुम्हारे पिता और दादा तो गांव की भलाई के लिए काम किया करते थे, पर तुम मजदूरों को समय पर तनख्वाह नहीं देते, ना ही उनकी समय पर सहायता करते हो। इसलिए तुम्हारे पूर्वज तुमसे नाराज हैं और तुम चाहकर भी उनका आशीर्वाद ग्रहण नहीं कर सकते, ना ही वो खजाना ढूंढ सकते हो। तोताराम की बात सुनकर कालू ने सोचा कि जब बंटी कबूतर जैसे गरीब पक्षी के पूर्वज इतना धन छोड़कर गए थे, तो मेरे अमीर दादा परदादा ने कितना धन भूमि में गाड़ रखा होगा। कहीं वो धन हाथ से ना निकल जाए, यही सोचकर उसने तोताराम से विनती की। पंडित जी, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। मैं आज के बाद अपने खेत में काम करने वाले मजदूरों की पगार भी समय पर दूंगा और वक्त जरूरत पर उनकी सहायता भी करूंगा। पर आप किसी तरह मेरे दुखी पूर्वजों को मनाने का उपाय कीजिए। अरे वो तुम मुझ पर छोड़ दो,
मैं एक ऐसा अनुष्ठान करूँगा कि तुम्हारे पूर्वज धरती पर आएंगे और जब वो तुम्हें सबकी सहायता करते देखेंगे तो खुद ही तुम्हें स्वप्न में दर्शन देकर खजाने के विषय में बता देंगे। पर ये पूजा बहुत खर्चीली है, इसके लिए तुम्हें कम से कम 11,000 रुपए का चढ़ावा चढ़ाना होगा। कालू सेठ ने तुरंत 11,000 रुपए पंडित तोताराम के चरणों में रख दिए। इस तरह पंडित तोताराम ने मजदूरों के साथ साथ अपना भी भला कर लिया। अगले दिन से कालू के मजदूर उसका व्यवहार देखकर आश्चर्यचकित थे। उसने सबके रुके हुए पैसे दे दिए। अरे टुनटुनी, तुम्हारे बेटे की तबीयत कैसी है? अभी भी ठीक नहीं है, डॉक्टर बहुत पैसे मांग रहे हैं। अरे तो चिंता क्यों करती हो? ये लो 1,000 रुपए रखो, अगर और जरूरत पड़े तो मांग लेना। और आज तुम आधे दिन काम करके घर चली जाना ताकि बच्चे की देखभाल कर सको। टुनटुनी उसका धन्यवाद अदा करके चली गई। फिर कालू ने बंटी कबूतर को बुलाया। अरे तुम्हारे पिताजी की तबीयत कैसी है? उनकी तबीयत बहुत खराब है। अरे ये लो, तुम्हें 2,000 रुपए चाहिए थे ना, ये रख लो। जब तुम्हारे पास होंगे तब वापस कर देना। बंटी भी उसे धन्यवाद देकर चला गया। कालू रोज तोताराम के पास जाता और पूर्वजों के विषय में पूछा करता। तोताराम उसे उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाकर दक्षिणा वसूल लेता। धीरे धीरे कालू के खेत में काम करने वाले मजदूर बंटी, टुनटुनी, हरी काका अपने किए गए मजाक पर पछताने लगे। एक दिन वो सभी एक साथ कालू सेठ के पास पहुँचे। मालिक, आपसे एक बात कहनी है। हाँ कहो, क्या बात है? दरअसल तोताराम और पूर्वजों की खजाने वाली बात जो बंटी कबूतर ने आपको बताई थी ना, वो सब झूठ थी। तोताराम रोज आपसे दक्षिणा के रूप में बहुत पैसे इकट्ठा करता है, पर सच तो ये है कि उसकी कोई भी भविष्यवाणी सच नहीं हुई। हमें माफ कर दीजिए। हाँ मालिक, तोताराम ने ही मुझसे ऐसा करने को कहा था। कुछ देर सोचने के बाद कालू मुस्कुराते हुए बोला, अरे नहीं, अच्छा किया जो तुम लोगों ने मुझे ये बात बता दी। आज के बाद मैं तोताराम पर अपने पैसे बर्बाद नहीं करूंगा। मेरे पूर्वजों ने तो मेरे लिए इतनी संपत्ति छोड़ी है, मैं अपने साथ साथ कई दूसरे लोगों की भी जीविका का साधन प्रदान कर सकता हूँ। कालू सेठ ने उसके बाद भी अपने मजदूरों का ख्याल रखना जारी रखा, क्योंकि वो अपने पूर्वजों को खुश रखना चाहता था।